देखो आज जो है लगभग 8 से 10 दिन का तुमने जो है ऑफ समर वेकेशन एक तरह से मना लिया है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपको जो है कुछ टाइम का ऑफ मिला है, केमिस्ट्री में भी मिला है, फिजिक्स में भी मिला है और मैंने मैथ में भी दे दिया आपको 8 से 10 दिन का ऑफ। तो आई होप कि आपने अब तक का सारा ड्यू वर्क जो है कुछ बच्चे पीछे चल रहे थे तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा। क्लियर? तो अब हम जो है अब आपकी जो क्लास है वो जब तक आपकी रेगुलर क्लास मतलब ऑफलाइन क्लास जब तक चालू नहीं होती तब तक हम कंटिन्यू ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। ठीक है ना? अब कोई आपको ऑफ नहीं होगा, ओनली संडे को छोड़ देंगे। संडे का आपका ऑफ रहेगा, बाकी और किसी दिन का आपका ऑफ नहीं रहेगा। तो अब आपको क्लास जो है वो रेगुलर स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आपका समर वेकेशन वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है, अब यहाँ से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जब तक हमारे गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स नहीं आए थे ऑफलाइन क्लास को लेकर के, तब तक आप ऑनलाइन क्लास भी लेते रहोगे। क्लियर है? ठीक है ना? अब बिल्कुल भी अगर आपने पीछे रहे तो फिर पीछे ही रह जाओगे। अभी तक तो आपका दिमाग में था कि आज वेकेशन है, मैं कर लूंगा, धीरे धीरे कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, ये सारे आपके दिमाग में डाउट चल रहे होंगे। लेकिन अब आपके पास डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में, क्योंकि अब रेगुलर क्लास चलेगी। अब भी अगर तुम स्टडी के मूड में नहीं हो तो मेरे हिसाब से आपको स्टडी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना? अब तो आपको कम से कम जो है कुछ बच्चे, ज्यादातर बच्चे जो है वो कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पास कुछ एक बच्ची हैं, दो तीन बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लापरवाह चल रहे हैं। मैं उनको इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा हूँ कि वो रेगुलर स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि मैं पीछे का कर लूँ। ठीक है ना? ये पीछे रह गया तो बाद में कर लूँगा, अब आपके ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कोई वेकेशन नहीं होगी, डेली क्लास चलेगी अब। क्लियर है? तो अब मैं आज आपको थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वैसे मैट्रिक्स को जो है हमने काफी हद तक पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं क्लास के अंदर। मैंने समझा जो पूरी क्लास के अंदर ऑफलाइन क्लास जब हमने स्टार्टिंग में चलाई थी क्लास ऑफलाइन में, तब हमने इसको कंप्लीट लगभग इसको कंप्लीट कर लिया था चैप्टर को। फिर मैं वापस शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर इसको हम m * n से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। m क्या चाहिए? नंबर ऑफ रोज एंड व्हाट इज n? नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि हमने एक एग्जाम ये वाली आपकी मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? स्मॉल से निकल के कैपिटल अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी रो हो गई, ये आपकी रो, ये इस तरह से आपका कॉलम है। ठीक है, अगर ये डैशेस को हटा देते हैं हम, तो ये अभी क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का? इस डैशेस को हटा दो, इसको मैंने भी इनफाइनाइट बनाया है डैशेस लगा करके। इस डैश को इनफाइनाइट वाले पार्ट को हटा दो, तो ये आपकी मैट्रिक्स है। ये किस ऑर्डर की है? 3 * 3, क्योंकि आपकी 3 रोज है इसमें और 3 इसमें कॉलम्स है, तो 3 * 3 का ऑर्डर हुआ। इसी तरह ये हमने एग्जांपल लिया, देखो इसमें रो कितनी है? 1 2 एंड 3 3 रो है, तो 3 * 1 1 मींस इसका कॉलम, 1 इसका कॉलम। ठीक है, पहले हम रो नंबर ऑफ रो लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। इनको कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, यही एक फॉर्मेट है ऑर्डर को रिपीट लिखने का। ठीक है ना? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो आप उसको लिखो, जैसे इसका लिखना है 3 * 3, इसका लिखना है ओनली 3 है, सॉरी ये 3 * 1 और इसका लिखना है 3 * 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑर्डर मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 * 1। क्लियर? अब आते हैं अपने प्लेस वैल्यूज पे। इनके प्लेस जो है वो हमने फिक्स कर रखे हैं। देखो कैसे? जो फर्स्ट वाला जो नंबर है यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको a11 से रिप्रेजेंट करेंगे। 11 से मतलब क्या है? यहाँ पे फर्स्ट वाला 1 तो शो कर रहा है नंबर ऑफ रो, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। ठीक है, इस तरह से a12 यानी कि ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट हुआ। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम फर्स्ट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से इनके जो एड्रेस है वो आपके फिक्स है। क्लियर? तो इस तरह से जनरली हम जो है किसी मैट्रिक्स को अगर आपने फॉर्मूलेट करना है फिक्स, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है a i j। i j का मतलब है यहाँ पे i तो अगर उसके कॉलम को सॉरी रो को रिप्रेजेंट करेगा, j आप उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा और ये उसका ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आप इस तरह से एक मैट्रिक्स जो है वो फॉर्मेट करनी होगी, मैट्रिक्स हमारे को बनानी होगी। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला i और j के फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला आपको गिवन हो सकता है। इस तरह से लिखा हो सकता है a i j, कुछ भी मान लेते हैं +2j/2। इससे आपको ये एक मैट्रिक्स 3 * 3 यहाँ पे ऑर्डर जो लिखा हुआ है, मान लो 3 * 3 लिखा हुआ है, तो 3 * 3 की आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट करनी है। ये आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100% जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस तरह से फॉर्मेट करने के लिए आ जाता है, आएगा और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है।
ठीक है। अब हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब किस तरह कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है ना। जैसे ये वाली इसका ऑर्डर क्या है 3 into 1, ये 2 into 1 की भी हो सकती है, 4 into 1 की भी हो सकती है, कितने की भी हो सकती है। जिसको कॉलम मैट्रिक्स कहा है जिसमें एक ही कॉलम हो वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स। सेम एज रो मैट्रिक्स, हैविंग ओनली वन रो, इसमें एक ही रो हो केवल, ठीक है ना, एक ही रो हो वो आपकी रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो कुछ नेम से ही पता चल रहा है, कॉलम में एक ही कॉलम, रो में एक ही रो। स्क्वायर का मतलब हम समझते ही हैं, ठीक है ना, क्या इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, n इक्वल टू n, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल हो, 3 into 3 की मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ओनली डायगोनल एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें ओनली डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो होंगे, तो वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ये भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें इसको एक और स्पेसिफिक करेंगे स्केलर। अगर ये डायगोनल एलिमेंट सेम है, डायगोनल एलिमेंट एक जैसे हैं, ठीक है, तो ये आपकी जो है स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसी मैट्रिक्स को हम क्या क्या बोल सकते हैं, इस मैट्रिक्स को आप स्केलर भी बोल सकते हो, डायगोनल भी बोल सकते हो और स्क्वायर भी बोल सकते हो किसी मैट्रिक्स को, ठीक है। इसी तरह से फिर एक और अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये स्पेशल सबसे इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, और इसका नोटेशन भी फिर से आई से ही नोट किया जाता है इसको, ठीक है ना। ये हमारा जो है ये सबसे ज्यादा यूजफुल मैट्रिक्स है, इसको आई से ही नोट किया जाता है। और आपको पता चलिए होगा क्या होगा इसके अंदर, हैविंग डायगोनल एलिमेंट एज 1, डायगोनल एलिमेंट जो है वो ओनली 1 होगा। एक चीज और दिमाग में रखना कि डायगोनल जो है वो सिर्फ हम यही वाला लेते हैं, इसको हम डायगोनल नहीं लेते, ठीक है ना। मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, दो डायगोनल नहीं होंगे, ये दिमाग में फिट रखना। डायगोनल सिर्फ एक ही होगा, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला डायगोनल जो है हम नहीं लेंगे, सिर्फ यही वाला डायगोनल लेंगे, ये वाला डायगोनल नहीं लेंगे कभी भी। डायगोनल का मतलब सिर्फ यही वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए एक ही डायगोनल होता है, दो डायगोनल नहीं होते, ये कंफ्यूजन दिमाग से क्लियर कर देना, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट अगर ओनली 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको यूनिटरी मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम है कि यूनिटरी मैट्रिक्स बोला जाता है इसको। इसी को एक यूनिटरी मैट्रिक्स के नाम से ही बोला जाता है कई बार, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही, यूनिटरी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो है इसको फिक्स नोटेशन है, इसका आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि ये जिस तरह से हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन में, सिंपल मल्टीप्लाई में भाई हम जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 2 ही आता है, उसी तरह से इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे a * i, तो उसका आंसर वापस क्या आएगा, a ही आएगा। ये एज 1 की तरह काम करेगा। ये आई मैट्रिक्स जो है वो 1 की जैसे काम करेगी कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आपका आंसर आता है, उसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करने पर वापस आंसर i ही आएगा। और ये प्रॉपर्टी हम काम में लेंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। आप 3.4 इस बात को दिमाग में क्लिक कर लेना, 3.4 में ये प्रॉपर्टी को वापस से काम में लेंगे। ये फिलहाल इतना समझ लो कि ये आई मैट्रिक्स है और ये 1 की तरह काम करती है। जिस तरह सिंपल कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई में 1 काम करता है, इस तरह से ये काम करती है। क्लियर है। तो जो है अब एक और मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स देखो, जीरो मैट्रिक्स इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका नोटेशन भी फिक्स है, और नाम से पता लगता है कि जीरो मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये आपके सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसका नोटेशन फिक्स है, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दो नोटेशन फिक्स है आपका, एक तो जीरो मैट्रिक्स का और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। बाकी किसी का नोटेशन फिक्स नहीं है, हम किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स का जो नोटेशन वो फिक्स है, ये दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। देखो अब देखो एक क्वेश्चन है क्लास हमारे इस एक्सरसाइज के लिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल गिवन है तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब जैसे ये 1 1 प्लस
हमने कहा था प्लेस A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा, वो 1 हुआ यहाँ पे। तो ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस वाले करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के A11 वाला एलिमेंट A11 के इक्वल होगा, A12 वाला A12 के इक्वल होगा, A21 वाला A21 के इक्वल होगा, A22 वाला एलिमेंट A22 के इक्वल होगा। क्लियर? तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू यहां से क्या मिल गई हमारे को, x की वैल्यू मिल गई यहां से 1। इसी तरह से देखो यहां से 2 इसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2। इसी तरह से b की वैल्यू कितनी है यहां पे 3, तो b इक्वल टू आपका 3 हो गया। और इसी तरह से y इक्वल टू कितना हो गया यहां पे 7। ये आपके आंसर हुए। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमारे को इक्वल करना है। ये दूसरा एक और एग्जांपल हमने लिया जो आपके एक्सरसाइज बुक में एग्जांपल है। तो देखो हमें यहां से a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड a b c d। तो कैसे करेंगे, इस वाले इस 2a प्लस b इसको इक्वल करेंगे इसके 4 के इक्वल। क्लियर? और यहां से ये a माइनस 2b इसको इक्वल करेंगे इधर -3 के इक्वल। फिर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन में ये दो इक्वेशन हो गई आपकी नॉर्मल। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे क्या होगा a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये चीज आपको आगे फाइंड करना। इसी तरह से ये 5c d इसकी इक्वल हो जाएगा 11 के इक्वल हो जाएगा। 4c 3d ये किसके इक्वल हो जाएगा 24 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और फिर उनको दोनों को सॉल्व करके आप c और d की वैल्यू फाइंड कर लोगे, है ना। ये आपको इक्वेशन सॉल्व करना आपको आते ही है, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। तो हमारे को करेस्पॉन्डिंग इक्वलिटी का मतलब है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करना है मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको a = 10 दिया हुआ है। पूछा है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या है इसका, देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, इस तरह से 1 2 एंड 3 रोज है। तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 3 इनटू कॉलम कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो ऑब्वियसली ऑर्डर हो गया इसका 3 इनटू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करने की नीड नहीं है। अगर हमारे को ऑर्डर पता है इसका तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लो, उतने एलिमेंट्स होंगे। 3 इनटू 4 कितना होता है 12। तो ये 12 इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। अब ये कुछ एड्रेस पूछा है कि A13 क्या है, A21 क्या है और कुछ पूछा है। तो A13 से क्या है इसका A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट। तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला 19 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट 35। तो इस तरह से आपको बाकी के भी आंसर लिखने हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू आपको 24 गिवन है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो 24 को किन किन नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1 × 24 हो सकता है। पर एक ही रो में 24 को अरेंज करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो सकता है। और क्या क्या हो सकते हैं इसके ऑर्डर। देखो 1 × 24 2 से डिवाइड होता है तो 2 × 12। फिर 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो 3 × 8। फिर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 × 6। ठीक है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब 6 से डिवाइड हो रहा है तो वापस इसके रिवर्स कर लो सबके। तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स है 6 × 4 8 × 3 12 × 2 एंड 24 × 1। पहले हमने रो में अरेंज किया 24 एलिमेंट्स को, अब की बार कॉलम में अरेंज कर दिया तो ऑर्डर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें डिफरेंस है। ये नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, नंबर ऑफ रोज इसमें 1 है इसमें 24 है। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है। चेंज करने से देखो भाई मैंने 1 2 लिखा, ये अलग मैट्रिक्स होगी और 1 2 ये अलग मैट्रिक्स होगी, दोनों डिफरेंस होगा ना। इस तरह से इनके नंबर को इंटरचेंज करने से और जो आपकी मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाती है। तो 3 × 8 अलग मैट्रिक्स है, 8 × 3 अलग मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इतने पॉसिबल ऑर्डर्स इसके पॉसिबल है, इतने ऑर्डर इसके पॉसिबल है। 24 एलिमेंट्स होता है। अब बोल रहे हैं कि 13 एलिमेंट्स हैं अगर, तो क्या होगा। तो अब देखो 13 को डिवाइड करते हैं, सबसे पहले किससे 1 से डिवाइड हो रहा है तो ऑर्डर क्या आएगा वो, एक तो 1 × 13। अब 13 आगे किससे डिवाइड हो रहा है, 13 एक प्राइम नंबर है वो किससे डिवाइड नहीं होगा, तो बस आपके एक 1 × 13 और 13 × 1 दो ही ऑर्डर आपके पॉसिबल है। क्लियर?
जो प्राइम नंबर है तो उसके दो ही ऑर्डर पॉसिबल होंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम में है तो दो ही ऑर्डर पॉसिबल होंगे, 1 into 13 और 13 into 1। क्लियर है? इसी तरह से इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन है। अब फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है आपका, फोर्थ वाले क्वेश्चन में ऑर्डर दे रखा है और फॉर्मूला दे रखा है AIJ का, जिस तरह से मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, और आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट करनी है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है? तो अब देखो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन एक जैसा है, इसलिए मैं फोर्थ फिफ्थ का और फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी आपको कंट्रोल करना है। ठीक है? फिफ्थ और फोर्थ दोनों आपको कंट्रोल करना है। फर्स्ट फिफ्थ का फर्स्ट है, इसका ऑर्डर दे रखा है 3 into 4 होगा और फॉर्मूला दे रखा है AIJ = 1/2 mod of -3i + j। ठीक है? तो और इसमें हमें मैट्रिक्स फॉर्मेट करनी है, तो A = देखो पहले हम सारे एलिमेंट यहां पे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे यहां पे जो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी। 3 कॉलम है, 3 रो होगी, इसमें 4 कॉलम होंगे। तो पहले हम एक 1 1 एलिमेंट फाइंड करेंगे, I के प्लेस में 1 और J के प्लेस में 1। तो पुट करो यहां पे -3 into 1 + 1। तो देखो क्या है, 1 आएगा, -2 मोड लगा हुआ है इसलिए प्लस का 2 हो जाएगा और 2/2 1 हो गया। ठीक है? फिर A या इसको इस तरह से देखे कर रखते जाओ, A12 फर्स्ट रो का सेकंड, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे I की वैल्यू 1 और Z की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो -3 + 2। तो क्या आंसर हो गया? देखो ये बचा आपका 1। ठीक है? और 1/2 जाएगा। फिर A13 यहाँ पे I J की वैल्यू 3 पुट करेंगे, -3 + 3। तो ये आंसर आ गया आपका A13 0 है। ठीक है? भैया आप I और J, I की वैल्यू जो रो हमने ली है, रो हमारी फर्स्ट ही चल रही है सब में, और कॉलम हम चेंज करते जा रहे हैं। पहले 1 फिर 2 फिर 3 वाला एलिमेंट हमने लिया और इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। फिर अभी तो कॉलम तो हमारे 4 है ना, टोटल कॉलम कितना है? 4 है, तो A14 भी आएगा। A14 देखो 1/2 यहाँ पे मोड लगा हुआ है, -3 + 4। तो ये आएगा 1/2, 1 बचेगा और A14 हो गया है 1/2। क्लियर है? फिर निकालो आप, अब कॉलम 4 ही है तो बस 1/4 नहीं निकलेगा, 2 1 आ जाएगा वापस से A21। ठीक है? पुट करो इसमें 1/2 -3 into 2 + 1। कितना हो गया? -6 + 1 -5, तो 5/2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो 5/2। फिर A22 1/2 -3 into 2 + 2 मोड। ध्यान में मिस्टेक मत करना, मोड की यहाँ पे मोड ये रहेगा, ब्रैकेट अप्लाई नहीं करना। कितना वाला है? -6 और +2, तो -4/2 तो 2 हो जाएगा, ओनली माइनस प्लस ही रहेगा क्योंकि मोड लगा हुआ है इसलिए। फिर A23 कितना हुआ ये? -6 + 3/2 हो जाएगा। फिर A24 टोटल 4 है हमारा कॉलम, तो 1/2 और ठीक है, तो ये बचा आपका -2/2 मींस 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम जो है थर्ड रो, अभी तक हमने फर्स्ट रो निकाल ली, सेकंड रो निकाल ली, अब थर्ड रो निकालेंगे। तो थर्ड रो के लिए A31 1/2 -3 यहाँ पे 3 I की वैल्यू 3 और Z की वैल्यू 1। ठीक है, तो -9 + 1 8 हो जाएगा, -8/2 4 आ जाएगा,
नाउ 832 माइनस 7/2 तो 7/2 दे जाएगा, ठीक है। फिर 833 तो 1/2 कितना हो गया 9 प्लस 6 माइनस 6 माइनस 6 अपॉन 2 तो 3 हो जाएगा, ये आ गया 8 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा, माइनस 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा 834 तो देखो ये माइनस का 9 प्लस 4 माइनस का 5 अपॉन 2 5/2 बच जाएगा, तो 834 तो आपका 5/2। तो ये हमने सारे एलिमेंट फाइंड कर लिए। इस तरह से आपको सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं आपको, ठीक है ना। हमने तीनों रो फाइंड कर लिया, हमारे टोटल रो कितनी थी 3 रो थी और कॉलम 4 थे तो 4 तक लगेंगे इसको, a11 निकाला, a12 निकाला, a13 निकाला, a14 निकाला, फिर a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34 तो जितने रो और कॉलम हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। अब इसको बस फाइनली इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं सभी को, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं हम a इक्वल टू यहाँ पे देखो पहले फर्स्ट रो लिखते हैं 1 1/2 0 एंड 1/2 1 1/2 0 एंड 1/2, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रो। सेकंड रो 5/2 फिर 2 फिर 3/2 एंड देन 1, फिर आपका 4 7/2 3 एंड 5/2। ये आपका इसका फाइनल आंसर है। ये हमने 3 into 4 की मैट्रिक्स फॉर्मेट कर दी, जो फॉर्मूला आपको गिवन था उस फॉर्मूले से, क्लियर। तो इस तरह से जो है आपको फॉर और फिर क्वेश्चन आप खुद करोगे, प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछना। वैसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि हम जो है इस पूरे चैप्टर को एक बार कंप्लीट कर चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग में हमने यही चैप्टर किया था, थर्ड चैप्टर, ठीक है ना। काफी कुछ आप इसमें से कर चुके हो, तो इसको आपको करना है आपको। अब ये इक्वलिटी वाले क्वेश्चन है 6 7 और 9 जो है इक्वलिटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से 7 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे, क्लियर। देखो